2007 में मुशर्रफ का 8 साल इख्तिदार जमहूरी क़ुव्वतों को मुत्तहिद कर गया था जब वो ख़त्म हुआ। आज पीटीआई की अपनी हालत कमज़ोर है, सियासी तौर पर बयानिया कमज़ोर हो रहा है। क्या आज का सियासी तनाजुर किसी बड़े इत्तेहाद को जन्म दे सकता है? क्या मारूफ सपोर्ट करेगा किसी तहरीक को? अच्छा, पहली बात तो यह है कि 2007 की वकला तहरीक के पीछे कौन था। कभी इसकी भी हमने खोज लगाने की कोशिश की है या उसको हमने छोड़ दिया एक हल्का सा इशारा दे के, या उस वक्त भी एक इशारा मिला था और फिर छोड़ दिया गया। किसी ने थपकी दी थी कि कोई बात नहीं, लगे रहो, हम इंशाल्लाह कुछ ना कुछ कर लेंगे। आप वो कौन था? कर दें आज इशारे तो बहुत मैं कह तो रहा हूँ, अभी हसन साहब ने आपको जिक्र किया ना, तो बात इसको भी थोड़ा सा ध्यान में ले आना चाहिए कि उस तहरीक के पीछे कौन था। बहरहाल उसको छोड़ें। अब मैं आपके सवाल को बहुत सीरियस लेता हूँ, बहुत अच्छा बड़ा सीरियस सवाल है, मैं इसको सीरियसली डील करने की कोशिश करूंगा। मैंने सोचा अपने दिमाग में कि अच्छा, क्या तहरीक के लिए मुहर्रिकात कितने होते हैं, कितने मुहर्रिक होने चाहिए एक मुआशरे के अंदर। मुझे पाकिस्तानी मुआशरे के अंदर 6 मुहर्रिकात नजर आए जो कि किसी तहरीक का बायस बन सकते हैं या किसी तहरीक को जन्म दे सकते हैं। अवाम पहला, इर्रेलेवेंट कब के 1947 के बाद, मेरा ख्याल है 1950 के बाद तकरीबन इर्रेलेवेंट हो चुके। अवाम का तो है सही मुहर्रिक, लेकिन अब उन्हीं किसी गिनने में आते। उसके बाद आ जाए अशराफिया। अशराफिया ताकतवर के साथ खड़ी है, ताकत के साथ खड़ी, ताकतवर के साथ ही ताकत के साथ खड़ी है अशराफिया, इसलिए वो भी नहीं है। वरना उनके अंदर भी थोड़ी बहुत कोई वो पैसा लगाते हैं, कुछ करते हैं जिससे तहरीक का कोई बायस बनता है, मुहर्रिक बनता है। ब्यूरोक्रेसी, यानी कहीं ना कोई आवाज कहीं आती है, कोई ऐसा असूल पसंद ब्यूरोक्रेट खड़ा हो जाता है कहीं ना कहीं पे, उसकी कहानी निकल आती है, कोई बात बन जाती है। वो ब्यूरोक्रेसी गए सदियां दहाइयां गुजर गई, वो कॉम्प्रोमाइज हो चुकी हुई है आपके निजाम के। 3 चीजें रह गई, सियासत, अदलिया और एस्टैब्लिशमेंट। 6 टोटल मुहर्रिक बनते हैं। तो अब सियासत, अदलिया और एस्टैब्लिशमेंट, ये 3 रह गए। अदलिया का जो हाल सियासी तरमीम ने किया है और वकला की तंजीमें जिस खूबसूरती के साथ उनको डिवीजन लाई गई है, थोड़ा सा सफर पीछे चले जाएं 2008 से पहले का, जब एक कोर्ट के केसेस के अंदर किस तरीके से एक पार्टी के मामलात जाते थे वगैरह वगैरह, वो मतलब सारी कहानी हमारे सामने है। पायजी साहब के जमाने की कोर्ट की बात कर रहा हूँ, उससे पहले भी चले जाएं, बहुत सारे लोग उसको भी कोर्ट करेंगे साकिब निसार के टाइम से। लेकिन एक डिवीजन क्रिएट होना शुरू हो गई है, एक ऐसी पोलराइजेशन क्रिएट हो गई है कि वो बार या वो जो वकला जो थे जो इकट्ठे हो जाया करते थे, हाँ गालिबन उस वक्त शायद मिलिट्री के खिलाफ होना होता था, फौज के खिलाफ, डिक्टेटर मुशर्रफ उसके खिलाफ खड़ा होना, शायद इस वजह से सब इकट्ठे हो जाते थे। वो जब मास बनता था तो अवाम उसका हिस्सा बन जाया करते थे। अवाम बजाते खुद खड़े होकर पहले कभी नहीं निकले और ना ही निकलना चाहिए उनको, क्योंकि जो उनके लीडरान हैं वो तो इन 4-6 जगहों पे फंसे बैठे हैं। तो इसलिए तो वो तब निकलेंगे जब, तो उस वक्त शायद निकल आए थे, उनके साथ मिल गए थे और एक तहरीक बन गई थी जिसका नतीजा वो निकला जो निकला हमारे सामने। प्रॉब्लम ये है कि आज वो अदलिया टूटी हुई है, आपस में जो बेंच है वो भी टूट गया है, बल्कि उसके तो टुकड़े टुकड़े हो गए, जो बार है उसके भी हिस्से हो गए, बखरे हो गए, और वो भी अब सब के सब पोलराइज्ड हो गए। तो वो जो एक यकजहती थी उसके अंदर एक तहरीक क्रिएट करने की, खत्म हो गई। क्या खूबसूरत बात है कि सियासत और एस्टैब्लिशमेंट दोनों आज एक ही पेज पे हैं, और इसलिए आपको किसी तहरीक की कोई वजह नजर नहीं आती। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि ये जो सारी बातें हैं इसका कोई असर कहीं पे भी नहीं हो सकता। देखिए, हमें सोचना चाहिए कि क्या हमारी पॉलिटिक्स जो सियासत है वो किसी जमहूरी ना भी हो, जमहूरी अंदाज की भी रह गई है या नहीं रह गई। तो हम आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ सफर को जा रहे हैं। शायद सोचने वाले पाकिस्तानी ऐसे होंगे जिनको ख्याल करना पड़ेगा कि हमने सियासी निजाम का क्या करना है, इसको किस नहज पे लेके जाना है। वरना जिस नहज पे चल रहा है, अच्छी बात है एस्टैब्लिशमेंट और सियासत को, हुकूमतों को एक ही साइड, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत को एक तरफ होना चाहिए। जहां एस्टैब्लिशमेंट और सियासत एक पेज पे आ जाए या एक तरफ हो जाए, एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत एक होती है, लेकिन सियासत और एस्टैब्लिशमेंट एक हो जाए तो फिर उसके बाद मुश्किलात मेरा ख्याल में ज्यादा होना चाहिए। दुरुस्त हो गया, वेरी वेल सेड। इफ्तिखार साहब, अगर अदलिया ने 16 साल में बेटों की करप्शन और सियासतदानों की करप्शन को एक नजर से देखा होता, वुज़राए आजम को छुट्टी ना इस तरह कराई होती, अपनी अना में नेस्ला टावर ना गिराए होते, या फिर सो मोटो को आवाम की बहबूद के लिए इस्तेमाल किया होता, या एक्सटेंशन के लिए कानूनी रास्ते ना दिखाए होते, तो क्या कोई हुकूमत आज इस तरह की 27वीं तरमीम कर सकती थी? और अगर कर लेती तो क्या फिर उस तहरीक को पजीराई ना मिलती? जरूरत ही ना पड़ती। अगर वो जो वादे किए थे वहाँ जैसी होती तो ये ज़रूरत ही ना पड़ती, आज पाकिस्तान आगे गया होता। आपने हर चीज़ में तो अपने आप को इस्तेमाल किया 1843 को। 1843
जो मर्जी आई आपने किया। आपने बिल्डिंगें गिरवा दी हैं, ये हमारे डेवस रोड के ऊपर एक बिल्डिंग को गिरवा दिया गया, 7 वाली बिल्डिंग को नहीं गिरवाया गया। वो फिरोजपुर रोड के ऊपर 2 बिल्डिंगें अपाजों की तरह खड़ी हैं, उनके दरो दीवार बताते हैं कि क्या फैसले हुए। तो ऐसे तो नहीं चल सकता ना। आप सेलेक्टिव कर रहे थे इंसाफ, और सेलेक्टिव इंसाफ का नतीजा निकल गया। और मेरे दोस्त जैगम ने तो आपको नाम भी बता दिए जिन लोगों के। और एक सवाल और उठाया गया शहजाद साहब की तरफ से। शहजाद साहब, ऐसा हुआ कि एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने एक चीफ जस्टिस को बुलाया अपने साथ मुलाकात के लिए और कहा कि भाई तुम्हारे बारे में पेशावर से शिकायत आ रही हैं, क्या है। ये कह के वो मीटिंग ख़त्म होगी और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उस वक़्त का चला गया। लेकिन वो उस मीटिंग की तस्वीर उस वकूए के बाद कुछ मिनटों में ही टेलीविज़न स्क्रीनों के ऊपर आ गई। सर वो सदर पाकिस्तान भी थे कौन लेके आया, कौन लेके आया, ये है वो आपके सवाल का जवाब। तो ये निज़ाम था। और जो वादे किए गए थे, अगर वो वादे पूरे हो जाते, मैं तब भी चीखता था कि भाई इंसाफ शुरू होगा मजिस्ट्रेट और सिविल जज की अदालत से। सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपीलेट कोर्ट है, करोड़ों रुपया फीसें लेते हैं। और ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही जैगम ने कि एक ही चैम्बर से सुप्रीम कोर्ट पूरी की पूरी आ गई। यानी अगर मेरा चैम्बर है तो मैंने सारे अपने जूनियर्स को हर जगह पे फिट कर दिया। तो उसका नतीजा ये निकलना था जो हुआ है। और मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ कि ये जो आप फिक्र का है कि आज सियासत और इस्टेब्लिशमेंट इकट्ठी हो गई है, बिल्कुल मौजूद सही है मौजूदा सूरत हाल में। सो फिर ये सवाल जो है कि अपोजिशन का एहतजाज, पहली बात है ये अपोजिशन एहतजाज कोई कर ही नहीं रही। दूसरा बात है क्या 27वीं तरमीम 2007 के वकला तरीके से तग़यानी को जन्म दे सकेगी। तग़यानी तो एक बड़ा लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया इस फिक्रे में, वो तो कुछ भी नहीं कर पाएगी। आज मैंने दोनों वाक़यात को देखा जो उन्होंने मार्च करना था फ्रॉम द पार्लियामेंट टू द सुप्रीम कोर्ट, वो मैंने देख लिया। और फिर मसला कि लोगों के मसाइल कुछ और हैं। लोगों के मसाइल हैं गुर्बत के, बेरोज़गारी के, जॉब ना होने के, सेहत की सहूलतें ना होने से, उनके मसाइल ये हैं। उनके मसाइल से ये जो जितने लोग करोड़ों रुपए ये जो फीसें लेते हैं, इनका क्या ताल्लुक है उन मसाइल से। और मेरा ये सवाल है कि किसी भी वकील ने कभी भी आवाम के किसी भी ऐसे केस को बगैर फीस के अदालत में लेके गया जब वो 184(3) जिंदा थी, जब इंसानों के आम आवाम की परेशानियों को ले जाया जा सकता था। ये सारे जो हीरो बने हुए हैं तहरीक के, क्या इन हीरोज़ ने कभी भी आवाम के मुतालबात के ऊपर अज खुद नोटिस का इस्तेमाल करते हुए वकील के तौर पे पेश हुए सुप्रीम कोर्ट में? उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट को कि जनाब लोगों के साथ ये बीत रही है। कौन सा वकील गया? किस वकील ने ये काम किया? किसी ने नहीं किया। तो अवाम इतने बेवकूफ़ नहीं है, अवाम सारी बात को समझते हैं। और ये जो जदोजहद है, ये मैं नहीं समझता ये कोई नताइज लेके आएगी। अलबत्ता एक बात अच्छी शायद हो जाए कि इसके वजह से 28वीं तरमीम में कुछ ऐसे फैसले हो जाएं जो मेरी ख्वाहिशात के करीब, थोड़ा सा करीब हों। मेरा जो सफ़र है जो 76 साल से मैं जो कर रहा हूँ, उसमें मैं जो बददिल हो रहा हूँ, मेरी बददिली को कम करने के लिए इन लोगों के दबाव की बिना पे जो अगली तरमीम आए उसमें शायद कुछ ऐसी चीज़ें हों जिस पे हम कह सकें कि अब एक स्टेप हम जमहूरियत उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए।